हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से ई नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और जी हां, ये रहा इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप लोग के सामने। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इस नए चैप्टर के पहले नए नवेले टॉपिक के ऊपर, जहां पे आपका बेसिक परसेप्शन सेट किया जाएगा कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अंदर क्या क्या चीजें यूज होने वाली हैं। एक बार जरा मैं आपको बता दूं अभी के अभी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ना बहुत बड़ा रोल रहने वाला है एज फार एज कैपेसिटेंस इज कंसर्न्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से करेंगे रिप्रेजेंट। इसकी यूनिट जो होती है ना, वो होती है वोल्ट। लेकिन एग्जैक्टली ये क्या चीज होती है, इसको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलिए, मान लीजिए कि यहां पे ना आपके पास कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का। सोर्स चार्ज के बारे में खास बात क्या है कि यार इसको अपन मूव नहीं करवा रहे, इसको अपन मूव नहीं करवा रहे। ठीक है, अब यार अपन ने एक चीज पढ़ के रखी है कि अगर कोई चार्ज कहीं रखा होता है ना, तो वो चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और हम यहां बैठे बैठे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्मॉल फॉर्मूला, E इज इक्वल टू kq/r²। ठीक है, तो जैसे किसी भी चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली जा सकती है ना, उसी तरह से उसी लिहाज में एक चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि यार इस चार्ज की वजह से ना मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये रहा पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो आप उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्या बोला मैंने? आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दीजिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह दीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब जरा गौर फरमाते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहां तुम्हारा परसेप्शन क्लियर होगा। और एक बात मैं जरा आपको और बोल दूं कि जैसे आप हर एक स्टेप पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इमेजिन किया करते थे ना, वैसा कार्यक्रम पोटेंशियल में मत करना। बिकॉज पोटेंशियल ना दरअसल दो चीजों का रेशियो होता है। तो पोटेंशियल को समझने के लिए ना वो बेसिक फॉर्मूला दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा आप कहानी अगर नहीं भी बनाएंगे ना, तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं करवा के जाऊंगा। ठीक है, जरा गौर करो, अगर मुझे सोर्स चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला काम यह बनता है कि भैया इन्फिनिटी से, सबसे पहला काम यह बनता है कि भैया इन्फिनिटी से हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवा के लाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या बनता है बेटा कि हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को मूव करवा के लाएंगे। और कहां तक मूव करवा के लाएंगे भाई? जिस पॉइंट पे आपको निकालना है पोटेंशियल। आया समझ के नहीं आया? अगर मेरा इंटेंशन था कि मुझे पोटेंशियल निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो फिर हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को मूव करवा के लाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। अब जिस चार्ज को मैं मूव करवा के ला रहा हूं, मान लो जिस चार्ज को मैं मूव करवा के ला रहा हूं, उस चार्ज की वैल्यू है Q0। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q0 इसकी वैल्यू है। तो देयरफॉर अब जब मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, बड़ा वो कैसे निकलेगा? सुनते हुए चलना, बहुत ही जबरदस्त बात है। जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको अपन लिख देंगे V सबस्क्रिप्ट P। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे बोलूंगा वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, पोटेंशियल अगर मुझे पॉइंट P पे निकालना है तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ठीक है, फ्रॉम वेयर इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट P, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास किसी भी कंसर्न्ड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का तरीका, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहां तुम्हारा मन नहीं भरा तो एक और काम करो, अपने मन से एक और पॉइंट ले लो। ठीक है, मैंने बोला कि एक काम कर, आप A पे निकाल ले पोटेंशियल। ठीक है, तुमने बोला अभी निकाल देंगे सर, पहले वाले फंडे को यूज करते हुए चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल चलो भाई,
पहला वाला फंडा क्या था, अगर आपको ए वाले पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, तो काम क्या बनता है बेटा कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज, किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करवा के आप ए वाले पॉइंट तक लाइए, ठीक है। अब जिस टेस्ट चार्ज को आप मूव करवा के इस ए वाले पॉइंट तक लाए हैं, इसकी वैल्यू मैं क्या बोल दूं, क्यू नॉट डैश बोल दूं, चलेगा आप लोग को? सर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो अगर इसी लिहाज से मुझे पोटेंशियल पॉइंट ए पे निकालना है, अगर इसी लिहाज से मुझे पोटेंशियल पॉइंट ए पे निकालना है, तो कहानी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज, सुनते हुए चलना, potential at point A is defined as the amount of work done in moving a charge q naught dash from infinity from where, from infinity to that particular point A. It's as simple as that. मेरे ख्याल से आप समझ गए पूरी बात तुम अच्छे से, हाँ या ना? अब समझ गए तुम पूरी कहानी को बहुत ही शानदार तरह से। तो बस इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आप उस चार्ज को मूव करवा करके ले आइए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ज की मैं बात कर रहा हूं ना, दिस इज द मूविंग चार्ज। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। ये मूविंग चार्ज है, इसका मतलब इस चार्ज का नेचर कैसा हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। और ये वाला भी चार्ज कैसा है बेटा, टेस्ट चार्ज है। समझ गए इस पूरी बात को? हालांकि इसको मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे अगले आने वाले लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी के अभी तुम यहाँ पे ना पोटेंशियल की यूनिट बता सकते हो। जी सर, वैसे क्या होती है पोटेंशियल की जो यूनिट होती है ना, वो तो होती है वोल्ट। वी से करेंगे उसको रिप्रेजेंट भी, और वी से वोल्ट उसकी यूनिट होती भी है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के सहारे से जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जूल पर कूलम आपके मुंह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कि हाँ सर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। समझ गए इस पूरी कहानी को? तो पोटेंशियल किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से निकाला जा सकता है किसी भी पॉइंट पे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकाला जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली जाती थी, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको कहानी में आगे लेके चलता हूं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो डन, बहुत शानदार। अब जरा ना एक बात यहां पे और सुनते हुए चलना। पोटेंशियल जो होती है ना बेटा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर चार्ज प्लस में आया तो आपको प्लस लेके चलना पड़ेगा, अगर चार्ज माइनस में आया तो आपको माइनस लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज मैंने कह के रखा था स्केलर, ऐसे स्केलर ऐसे साइन। अगर आप कभी स्केलर क्वांटिटीज का इवैल्यूएशन करते हैं तो वहां पे प्लीज डू कीप इन माइंड कि साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और वेक्टर्स में साइन कन्वेंशन लेके नहीं चलते हैं, हम लेके चलते हैं उसका मॉड्यूलस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, बेसिक परसेप्शन 5 मिनट के अंदर आपके दिमाग में क्लियर कर दिया गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में भाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या सवाल करे थे भाई, पूरा एकदम खोल के रख दिया उस चैप्टर को, ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो कर रहा है, बट कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई? एक पॉइंट सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज हो भाई साहब, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है। इसी के लिए हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की आपसे बात करी थी, ठीक है। लैम्डा का मतलब क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पर यूनिट लेंथ तो वो रेशियो बन जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी सरफेस एरिया पे तो वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो टर्म आप निकाल करके लाएंगे वहां से उसे कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया। और तीसरा क्या होता है कि अगर आपने चार्ज को पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो इट बिकम्स वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो टर्म हम निकाल करके लाते हैं वहां से उसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका बेसिक फॉर्मूला सर हो जाता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी ई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दोगे, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी जो था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रिप्रेजेंटेशन स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में जो होगा उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बहुत ही उम्दा बात है भाई।
काफी कम लोग इस बात को समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर के टर्म्स में करेंगे तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम स्केलर के टर्म्स में करेंगे तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे V से करा जाएगा रिप्रेजेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज तो इसका है, बट क्या प्रैक्टिकल यूज है वो आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहली फुर्सत में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलिए ये कहानी हो गई, आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। किसी भी बॉडी को आपने कितना ज्यादा चार्ज दे दिया है ये आपको पता चल जाता है उसका पोटेंशियल देख करके, ठीक है। एक आगे ना मैं एक फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा इन द केस ऑफ कैपेसिटर्स, जहां मैं लिखूंगा ऐसा कि जब किसी बॉडी के पास चार्ज ज्यादा आ जाता है ना तो उस बॉडी का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मजे की बात तो क्या है भाई कि इसी का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, वो इसी फॉर्मूले का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो C होता है। C का मतलब होता है कैपेसिटेंस, जो कि काम आएगा पूरा कैपेसिटर के अंदर। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी बॉडी को अगर आपने बहुत ज्यादा चार्ज दे के रख दिया है तो उसके पास पोटेंशियल भी बहुत हाई डेवलप हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल सर्टिफाइज द डिग्री ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी, ठीक है। पोटेंशियल सर्टिफाइज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी या फिर चार्ज ऑफ द बॉडी। It determines the direction of flow of charge between two charge bodies also, ठीक है भाई। तुम लोग एक बात तुमने पढ़ी होगी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के अंदर क्लास 11th में, ठीक है। वो बात क्या थी कि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। पानी का भी नेचुरल फ्लो कैसा होता है, जैसे मान लिया ओवरहेड टैंक लगा है छत में, घर के छत के ऊपर, ठीक है। और किचन में नीचे क्या है, एक टैप लगा हुआ है, तो भाई टैप खोलते ही ना टंकी से पानी ऑटोमेटिकली नीचे आता है। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो नेचुरल फ्लो है, लेकिन अगर हम टंकी में पानी चढ़ाना चाहेंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो ये अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल एजेंसी की, मोटर वगैरह की, ठीक है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि चीजों का जो नेचुरल फ्लो होता है ना वो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे मान ले मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी अपन ने ये मान ली, ठीक है, और एक बॉडी अपन ने ये वाली मान ली, चलेगा। तो अपन ने दो बॉडीज मान ली। अब मान लेगा ऐसा होता है ना कि चार्जेस का फ्लो कैसे हो रहा है, चार्जेस ना जैसे मैंने इनके बीच में एक वायर लगा दिया, ठीक है। पहले वायर नहीं लगा हुआ था तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, बिकॉज बीच में हवा थी इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या कि चार्जेस का फ्लो कभी कभी भी नहीं होने देगा इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कॉपर वायर लगा दिया तो अब तो चार्ज का फ्लो होना चाहिए, और दिखा मुझे ऐसा कि चार्ज ऐसे फ्लो कर गए, दिखा मुझे ऐसा कि चार्ज जो थे ना वो ऐसे फ्लो कर गए। और जब चार्ज ऐसे फ्लो कर गया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि चार्ज तो बेसिकली फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब ये वाली बॉडी जो है ना, ये वाली बॉडी है एट हाई पोटेंशियल मतलब ये वाली जो बॉडी है ना बेटा वो है एट हाई पोटेंशियल, और जो ये वाली बॉडी है ना ये वाली बॉडी है एट लो पोटेंशियल। तो चार्जेस का फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो होते हैं हमेशा फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टुवर्ड्स अ लो पोटेंशियल बॉडी। तो अगर ए से बी फ्लो हो गए मतलब ए है एट हाई पोटेंशियल और बी है एट लो पोटेंशियल। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो द चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अनदर बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। उसके बाद द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप्स एज सून एज द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल, ठीक है भाई। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर चार्जेस का फ्लो तो होता है लेकिन कब तक होता रहेगा। तो भाई पहली बात तो ये कि चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टुवर्ड्स अ लो पोटेंशियल बॉडी, और चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। कई लोग क्या सोच लेते हैं, कई लोग यहां पे गलती कर बैठेंगे, कई दफा लोग सोच लेते हैं कि दो बॉडीज के बीच में चार्जेस तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के चार्जेस ना बराबर हो जाएं। ऐसा कभी कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। चार्जेस का इक्वल होना इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन टू स्टॉप चार्ज का फ्लो, ठीक है। अगर आप चार्जेस के बीच का फ्लो रुकवाना चाहते हो तो वहां पे पोटेंशियल जो है वो बकायदा सेम हो जाना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। चमक गया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
चलो फिर ठीक है, बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा कि अगर चार्जेस को फ्लो करना है तो चार्ज हमेशा फ्लो करेंगे फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चले इसे क्लियर करते हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? एक बात दिमाग में डाल लो पहले से ही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब आएगा ना, जब सिर्फ पोटेंशियल की बात होगी तो पोटेंशियल को अपन कर देंगे V से रिप्रेजेंट और इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। या तो वोल्ट बोल देना या तो एक काम कर लेना, सिंस अपन पढ़ चुके हैं कि वर्क अपॉन चार्ज भी होती है तो आप इसको जूल पर कूलम भी बोल सकते हो। हम लोग पढ़ चुके हैं ना यहाँ पे कि पोटेंशियल क्या होता है। हम लोग कहाँ पढ़ चुके थे बेटा? इसके पहले पढ़ चुके थे कि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो आप उसको जूल पर कूलम भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जहां तक बात है पोटेंशियल एनर्जी की, जहां तक बात है पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी को वैसे अपन करेंगे U से रिप्रेजेंट और पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट हो जाएगी ना बेटा वो हो जाएगी जूल्स के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात आप लोग को बिल्कुल नहीं लग रही होगी। ठीक है, चलें जरा ऐसे क्लियर करते हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो लाइक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, जैसे एक मास के आसपास ना एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में आप निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो वैसे ही वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक मास ने अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करी और उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप किसी दूसरे मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, अब यार एक बार ना ये फंडा ग्रेविटेशन की दृष्टि से समझ के देखना, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में और भी क्लियर होगा। मान ले फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अर्थ का ग्राउंड लेवल है मान ले। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं किसी बॉडी को ना ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, मान ले फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बॉडी को ना ऐसे ऊपर की तरफ ले गया, तो इस बॉडी को ऊपर तक लाने के लिए, इस बॉडी को ऐसे ऊपर तक लाने के लिए मुझे कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। इस बॉडी को ऐसे ऊपर तक लाने के लिए मुझे कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। तो मैंने जितना भी वर्क करा इस बॉडी को लिफ्ट अप करने के लिए, वो वर्क इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए मैंने जितना भी वर्क करा होगा वो वर्क इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वो कैसे निकलता है बेटा? पहली बात तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे कितना वर्क करना पड़ा? mg के बराबर, क्योंकि बॉडी का मास था m के बराबर, तो बॉडी पर वेट कितना काम कर रहा है? बॉडी का वेट कितना है? बॉडी का वेट होगा mg के बराबर। अगर बॉडी का वेट mg के बराबर है तो मुझे कम से कम उसके वेट के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं बॉडी को ऊपर की तरफ उठा सकूं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या प्रोड्यूस करवाया आपने? h के बराबर। सो दिस बिकम्स द वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव इट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और यही वर्क डन बॉडी के अंदर स्टोर भी हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हाँ कि ना? ये वाला फंडा पूरा क्लियर हुआ क्या कि जो हमने वर्क करा वही वर्क बॉडी के अंदर स्टोर भी हो गया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बेहतरीन तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा, और उस चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क लग जाएगा ना वही वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा आगे बढ़े। ओके, थोड़ा सा आप कहानी में ना और डीप में जा रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E is produced due to a source charge plus q। ठीक है, placed at the origin, मतलब एक सोर्स चार्ज है प्लस q, उसको अपन लोगों ने प्लेस कर दिया है एट द ओरिजिन। ठीक है, एक सोर्स चार्ज है प्लस q, उसको हम लोगों ने प्लेस कर दिया है एट द ओरिजिन। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लेट अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस q बी ब्रॉट फ्रॉम अ पॉइंट a टू पॉइंट b। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, उसको हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, अभी देख क्या हो रहा है, जो ये सोर्स चार्ज है ना, ये सोर्स चार्ज ने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके रख ली है बेटा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके रख ली है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ इन द स्पेस।
इस सोर्स चार्ज ने अराउंड इटसेल्फ इन द स्पेस, इस सोर्स चार्ज ने अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके रख लिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, इट्स एज सिंपल एज दैट, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट, ठीक है भाई। यहाँ पे ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है बेटा, जरा गौर करते हुए चलना पड़ेगा आपको। सोर्स चार्ज पॉजिटिव का था, ठीक है, टेस्ट चार्ज खुद पॉजिटिव है। अब प्लस में और प्लस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये तो ठहरा भारी, तो ये तो मूव करेगा नहीं, ये ठहरा हल्का, ये तो मूव आराम से कर जाता, पीछे की तरफ रिपल्शन खा के उस तरह भग जाता। लेकिन आप उस टेस्ट चार्ज को ना रिपल्शन के साथ साथ मूव करने की इजाजत नहीं दे रहे हो। आप इस टेस्ट चार्ज पे मेहनत कर रहे हो और इस टेस्ट चार्ज को आप ए से लेकर के बी तक मूव करवा रहे हो, डिस्पाइट सामने से सोर्स चार्ज कितना भी उसको रिपल करे, लेकिन इसके बावजूद आप इस टेस्ट चार्ज को प्लस ए से, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बाकायदा मेहनत करके मूव करवा के ला रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है, we shall assume that the test charge plus q is so small। पहली बात तो ये कि हमने अज्यूम कर लिया है कि जो टेस्ट चार्ज है ना, वो टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ना के बराबर है। अदरवाइज तो मुझसे ये बोल दोगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की हो रही है, एक इस प्लस क्यू वाले सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस करा है और एक ये छोटे से प्लस क्यू वाले टेस्ट चार्ज ने प्रोड्यूस करा है। तो मैं इस पॉइंट के लिए आपको अभी से क्लियर कर दूं कि जब भी टेस्ट चार्ज का जिक्र होगा ना, तो दिमाग में ये बात पहले से क्रिस्टल क्लियर रख लेना कि हाँ ये बात सही है कि टेस्ट चार्ज भी एक चार्ज होता है, और हाँ ये बात भी सही है कि एक टेस्ट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी इंटेंसिटी हम ना के बराबर लेते हैं एज वन कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। समझ गए इस पूरी कहानी को? चलो आगे बढ़ेंगे। सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसकी वजह से इसके आसपास का जो कॉन्फ़िगरेशन है मतलब टेस्ट चार्ज के प्रेजेंस की वजह से सोर्स चार्ज के आसपास का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी समझ में आ रही होगी। कहीं ना कहीं हम लॉजिक कहाँ जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की जब जैसे बात होना शुरू हो गई है ना, तो आप वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो यार, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, अगर किसी भी सिस्टम पे वर्क नहीं किया जाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आपको निकालनी ही है पोटेंशियल एनर्जी तो फिर आपको इस पूरे सिस्टम के अंदर वर्क तो करना पड़ेगा ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार जरा इतने का स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर, ओके। फर्दर वी अज्यूम दैट एक्सटर्नल फोर्स जो आपने अप्लाई करा है ना, वो इतना ज्यादा अप्लाई नहीं कर दिया इस वाले टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए। इस वाले टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है वो इतना ज्यादा अप्लाई मत कर देना कि बॉडी में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आ जाए, ठीक है। उसको बस इतना अप्लाई करो कि बस बॉडी हल्का हल्का मूव करते रहे विदाउट एक्सेलरेशन, और विदाउट एक्सेलरेशन मूव करते करते ए से बी वाले पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ओके, टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज सो दैट नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज 0। नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज 0 कैसे हो गया भाई? इतना कम, इतना बारीक फोर्स लगाया था कि नेट एक्सेलरेशन ही 0 था, ठीक है। इतना बारीक, इतना कम फोर्स लगाया था कि नेट एक्सेलरेशन ही 0 था। अगर एक्सेलरेशन ही 0 है तो आप सब लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो द बॉडी, द टेस्ट चार्ज इज बेसिकली मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है। इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जरा यहाँ पे गौर करें, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे जरा गौर करें तो एक्सटर्नल फोर्स जो है ना बेटा, वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से और गौर करें तो जो सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की चाह दिखाई थी, तो ये यहाँ लग गया था अपने पास कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यहां क्या लग गया था बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब जरा गौर करें कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, उन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वर्क डन भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा बेटा, एक का प्लस एक का माइनस, ठीक है। ओके, इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड अब यहाँ पे जो आपने वर्क करा है ना, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है वो इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, अगर ना मान लो कि ये जो मेरा हाथ है ना वो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये जो स्टाइलस है ना ये रखा है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अगर स्टाइलस ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है तो फिर उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हो जाएगी सर 0 के बराबर। लेकिन अगर मैं
स्टाइलस को, ये ग्राउंड लेवल है, मेरा हाथ ग्राउंड लेवल है, ठीक है, अगर मैं स्टाइलस को ऐसे ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो ये जो मेरा हाथ है ये बार बार अट्रैक्ट कर रहा है स्टाइलस को नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा हूं ऊपर की तरफ, बार बार स्टाइलस को ये कहां अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट चले जाऊंगा ना तो जो मेरा वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन का नेगेटिव होगा, फॉर श्योर नेगेटिव होगा। अब जब मैंने इस बॉडी पे वर्क कर दिया और मैं इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करवा करके ऊपर की तरफ ले गया तो यहां पे जो भी मैंने वर्क करा है ये इस बॉडी के अंदर स्टोर हो चुका है भैया, इसके पास स्टोर हो चुका है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। वही मसला वही कहानी यहां पर हो रही थी कि जो मैंने वर्क डन करा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो मैंने वर्क डन करा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वही वर्क डन चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट, और उसी एनर्जी को नाम दिया जाता है द ग्रेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको कहानी में और ज्यादा डिटेल में आगे लेके जाया जाए। हो गया, पूरा फंडा क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो, एंड सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। अब जरा यहां पे गौर करते हुए चलेंगे, वर्क का वैसे भी बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो अब देखो यार एक्सटर्नल फोर्स कहां लग गया था, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो गया था सर, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया था। तो जब एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब आप वर्क यहाँ पे निकालेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है, तो एफ डॉट डी आर हो जाएगा जो कि प्लस का आएगा, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स है, ये कैसा फोर्स है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स है, और आप ये भी जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर तो होते हैं लेकिन नेगेटिव होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन दोनों नेगेटिव भी होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले के अंदर ना जब आप इसको पुट इन करेंगे तो एक माइनस का सिंबल आ जाएगा, जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करके इलेक्ट्रिक फोर्स पुट करेंगे तो वो माइनस आ जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो ये जो वर्क डन किया गया है वो करा गया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे गया वो एक्सप्लेन करता हूं। हो गया पक्का, चलो हर एक बात एक्सप्लेन करना तो बनता है बेटा अपना, ठीक है। अब जरा गौर करना है यहाँ पे क्या हुआ था इसके पहले वाले केस में, भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहाँ काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट में काम कर रहा है, और जो एक्सटर्नल फोर्स है जिसके हेल्प से आप इस टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हो ए से बी वाले पॉइंट तक, तो इन दोनों में डायरेक्शन बिल्कुल बैंग ऑपोजिट है, जिस वजह से आप कहते हैं कि वर्क डन जो है वो हो जाएगा नेगेटिव के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद नोट दैट द चार्ज क्यू possesses a certain amount of electric potential energy at every point in the external electric field, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, उस पॉइंट पे भी टेस्ट चार्ज के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी लाजमी तौर पे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाली बात पूरी समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। चलिए, electrostatic potential energy of charge q at a point in electrostatic field due to any other charge configuration, ठीक है। मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं किसी एक चार्ज का, बट वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखा हुआ है। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहली बात तो वही वाली बात है भाई, अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आप समझ जाओ पहले ही तौर पे कि एनर्जी निकालना है तो वर्क निकालना पड़ेगा। सिस्टम के पास कितनी एनर्जी डेवलप हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा। सिस्टम को बनाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा होगा उतना ही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए ओके, is defined as the amount of work done by the external force। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना बेटा वो बराबर है और ऑपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के।
पक्की बात है, जो आपने फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करा है वो एक्सटर्नल फोर्स बराबर है और ऑपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के। इट्स एज सिंपल एज दैट। इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q, ठीक है, और उस चार्ज को आप कहां से कहां तक ला रहे हो, इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इसका भी आप खास ख्याल रखेंगे, आपने नेट फोर्स को, आपने फोर्स को इतना ज्यादा अप्लाई नहीं कर दिया कि वो बैलेंस नहीं हो पाए, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा अमाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगा दिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर अप्लाई करा गया है एक्सटर्नल फोर्स, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और बराबर इसलिए अप्लाई करा गया है ताकि बॉडी के अंदर, ताकि डिस्चार्ज के अंदर कोई नेट एक्सेलरेशन ना आ पाए, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बहुत शानदार। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर दिमाग में आपके हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये जो अपना ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था इस नए नवेले चैप्टर का, वो आपके सामने बहुत ही शानदार तरह से प्रस्तुत कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको हर एक बात बहुत बेहतरीन तरह से इस चैप्टर की समझ में आ गई होगी। ये तो बस शुरुआत है बेटा, ठीक है, ये तो बस इस चैप्टर की शुरुआत है। अब इस चैप्टर में आगे जो चीजें आने वाली है ना वो और भी प्यारी लगने वाली है आपको, बिकॉज हर एक चीज ना आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को अपन कहते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि आपका जो भी फीडबैक होगा वो आप इस कॉमेंट सेक्शन में जा करके बहुत ही प्यार भरे शब्दों में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर कॉमेंट देख के लगता है कि हाँ यार इस पर तो काम करना बनता है, तो बेटा काम करना बनेगा और पक्का काम होगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को देख के लगा कि इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प हो गई है, आपका जो फंडा था, वो जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो बाकायदा पूरे क्लियर हो गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सके कि भाई क्या क्या चीजें ऐड हो गई हैं और क्या धमाकेदार चीजें और भी ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली भी क्लासेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी मीडियम में भी इक्वली लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं विद एंटायर सिलेबस कवरेज, ठीक है। हर एक चीज पढ़ाई जा रही है, मेन एनसीईआरटी से लेकर के रिफ्रेशर्स का भी एडिशनल कंटेंट, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।